नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर। तो ये मॉडल पेपर 4 है आपका। और क्वेश्चन जो आज हम करेंगे वो करेंगे आपके 81 टू 90। जो लैंग्वेज होगी आपकी वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगी। और याद रखना कि जो पीडीएफ होगा वो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से तो आप देख सकते हैं, मतलब उसमें 108 से 110 तक आपके स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ द बायोफोर्टिफिकेशन। तो बायोफोर्टिफिकेशन होता है कि जब हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं क्रॉप्स में। ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो होगा इट इंक्रीज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो हिंदी में बोलते हैं कि पोषण की गुणवत्ता को क्या करता है, बढ़ाता है, जैव सुदृढ़ीकरण। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि एक स्कीम थी और ये हाल फिलहाल में आपका न्यूज़ में भी था, ये जो आपका टॉपिक था, तो लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोमोटिंग द बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स। बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स कैन हेल्प इन द एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ द हिडन मेल न्यूट्रिशन। ये किस में करता है कि जो माल न्यूट्रिशन होता है ना, कि जो कमी कुपोषण होता है उसको क्या कर देता है, ये आपका क्या कर देता है, दिखा देता है और डेफिशिएंसी से बचाता है। ठीक है ना। तो इसका काम होता है आपका न्यूट्रिशन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा, बायोफोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ द फूड क्रॉप इज इंप्रूव्ड थ्रू द एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के थ्रू, कॉन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, बायोफोर्टिफिकेशन और कॉन्वेंशनल जो फोर्टिफिकेशन होता है आपका, बायोफोर्टिफिकेशन और कॉन्वेंशनल मतलब होता है कि जो नॉर्मल खेती जो की जाती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखो लेगा, इन दैट द बायोफोर्टिफिकेशन एम्स टू इंक्रीज द न्यूट्रिशन लेवल इन द क्रॉप्स ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ। ये कब किया जाता है, जब प्लांट ग्रोथ हो रहा होता है, रैदर देन द मैनुअल मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द क्रॉप्स। और जो आपका कौन सा होता है, कॉन्वेंशनल होता है, वो प्रोसेसिंग के टाइम पे होता है, जब प्रोसेस की जाती है क्रॉप को। इट डज नॉट अल्टर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फूड लाइक द टेस्ट, अरोमा एंड टेक्सचर ऑफ द फूड। इससे कोई चेंजेस नहीं आते कि जो आपका खाना है या फसल है उसके स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा, उसके बोल सकते हैं अरोमा, जो उसकी क्या गंध है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, टेक्सचर में भी कोई अंतर देखने को मिलता। अगर भारत में बात की जाए तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे राइस का CR धन 310 हो गया, DRR धन 45। तो ये क्या होता है आपके, ये बायोफोर्टिफाइड आपकी क्या है, राइस क्रॉप है। और ये हाई प्रोटीन और हाई जिंक को अपने पास रखती है, इसके अंदर ये होता है। अच्छा, वीट की बात करें, WB02, HPVW01, पूसा तेजस हो गया आपका, पूसा उजाला हो गया, तो ये हो गया। अदर कुछ आगे जैसे मेज़ की हो गई आपकी, तो इसमें आपका प्रो विटामिन A होता है, आपका ट्रिप्टोफैन होता है एंड द लाइजिन होता है। आपका पर्ल मिलेट्स की बात करें, मस्टर्ड की बात करें, जिसमें क्या होता है, लो यूरिक एसिड होता है। सोयाबीन की बात करें, स्वीट पोटैटो की बात करें, तो इनमें क्या होता है, हाई बीटा कैरोटीन। पॉमीग्रेनेट हो गया आपका। अब ये हाई आपके क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन एक हिसाब से आपका क्या होता है, विटामिन A के बाद सिंथेसाइज होकर बनता है। पॉमीग्रेनेट हो गया आपका जो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है आपका आयरन, जिंक एंड विटामिन C मौजूद होता है। हुआ क्या था, रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी कि वर्षभ भाई मारवनिया, अ फार्मर साइंटिस्ट फ्रॉम द गुजरात, ये है, हैज़ डेवलप्ड द मधुबन गाजर बायोफोर्टिफाइड कैरेट वेराइटी विद द हाई बीटा कैरोटीन एंड द आयरन कंटेंट। तो ये बायोफोर्टिफाइड आपकी गाजर थी। तो लिखा ही हैज़ बीन कन्फर्ड विद द नेशनल अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट इंडिया ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ द इनोवेशन। 2017 मिला था, पद्मश्री भी मिला 2019 में अपने कामों के लिए। तो मधुबन गाजर जो है वो कल्टीवेट की जाती है हजार एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में, कहाँ पे, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। तो ये भी आपकी जो मधुबन गाजर है पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो इसका याद रखना, वल्लभ भाई वसराम भाई मारवानिया। तो ये याद रखना, हाईली बीटा कैरोटीन आयरन कंटेंट इसमें होता है। ये हिंदी में लिखा हुआ, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। तो फोर्टिफाइड और बाय फोर्टिफाइड तो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये होता है ना कि फोर्टिफाइड में क्या होता है, जो नॉर्मल होती है उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग जैसे आपने क्या, बीज डाल दिए, उसके बाद आपने क्या कर दिया, जो सॉइल था उसमें क्या कर दिया, अलग अलग आपने न्यूट्रिशन मिला दी। जैसे क्या मिला दिया आपने, आपने नाइट्रोजन मिला दी, आपने फास्फोरस मिला दिया, आपने पोटेशियम मिला दिया। पर यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके बीज होते हैं उन्हीं में क्या होता है कि न्यूट्रिशन इन द क्रॉप के अंदर ही क्या होता है, न्यूट्रिशन होते हैं। तो इस तरीके के बीज बना दिए जाते हैं जिनके अंदर क्या होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू पहले से मौजूद होती है। तो ये होता है बायोफोर्टिफिकेशन। अच्छा, बात करें तो बायोफोर्टिफिकेशन दो चीज़ें आती हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग आती है और जेनेटिक मॉडिफिकेशन, दोनों शामिल होता है। ट्रेडिशनल आपका जो तो फ्रूट प्रोसेसिंग में आपका यूज़ होता है, जैसे मिल्क है, तो उसमें क्या होता है, विटामिन D क्या होता है आपका, नेचुरली क्या होता है, फोर्टिफाइड होता है, पहले से मौजूद होता है। अच्छा, प्लांट टिश्यूज़ की बात कर लेते हैं। प्लांट टिश्यूज़ की बात कर ले तो दो आते हैं आपके, तो मैरिस्मेटिक टिश्यू आता है, परमानेंट टिश्यू। दो तरीके की टिश्यूज़ होती हैं। मैरिस्मेटिक नॉन परमानेंट होती है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके आपके क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, चेंजेस आते हैं। इसमें आपका एपिकल मेरिस्टेम आता है, लेटरल मेरिस्टेम आता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आता है।
परमानेंट में बात करें तो ये दो तरीके की, एक सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। याद कर लेना, पेपर में पूछी जाती है। सिंपल में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा होता है। स्क्लेरेन्काइमा भी दो तरीके का होता है, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स में आपका बटा हुआ रहता है। स्क्लेरीड्स में एक्चुअल में डेड होती है। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है, कई बार पूछा जाता है कि जो आपका क्या होता है, नारियल का जो बाहर का खोल होता है वो किस टिश्यू का बना होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा होता है क्योंकि डेड होता है वो। अच्छा, वही कॉम्प्लेक्स की बात करो, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम को भी कई पार्ट्स में तोड़ देते हैं, फ्लोएम को भी तोड़ देते हैं, उनकी बात करेंगे अभी आगे। तो अगर बात करें मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो नॉन परमानेंट होती है, तो लिखा हुआ है मैरिस्टेमेटिक टिश्यू मे बी डिफाइंड एज द ग्रुप और द कलेक्शन ऑफ द लिविंग सेल्स which are located specific location and divide continuously to add the new cells to the plant। तो मैंने बताया था ना, ये कैसे होती है, नॉन परमानेंट होती है, मतलब ये क्या करती है, ऐड ऑन करती जाती है किनको, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती जाती है अपने अंदर। तो ये आप याद रखें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, द सेल ऑफ द मैरिस्मेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव अ थिन एंड इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज। तो इसमें जो होती है आपकी स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है, काफी एक जैसा देखने को मिलता है। और जो आपकी प्राइमरी सेल्स होती है कैसी, पतली होती है, इलास्टिक होती है, और मेड होती है किसकी बनी हुई, सेल्लोस की बनी होती है। इसी की कलर, अब इसमें क्या होता है, सेल्लोस की बनी होती है तो क्या होता है, इसमें क्या क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, जिससे क्या होता है, ग्रीन कलर शो करते हैं। दीज मैरिस्मेटिक सेल्स भी राउंडेड, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं। दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। इनमें याद रखना कि इंटरसेलुलर आपका क्या होता है, स्पेस नहीं होता अंदर की तरफ। अच्छा, ईच सेल कंटेन्स डेंस और द एबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है आपका, काफी ज्यादा घना और एबंडेंट ज्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें एक पर्टिकुलर एक क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होता है। द डेंस प्रोटोप्लाज्म ऑफ द मैरिस्मेटिक सेल्स कंटेन द फ्यू स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, और हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते वैक्यूल्स उसके अंदर। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू जो होती है वो तीन तरीके की होती है, मैंने बताया था। एपिकल होती है, लेटरल होती है, और आपकी कौन सी होती है, मैरिस्मेटिक जो होती है, एपिकल, लेटरल, और तीसरी कौन सी होती है यार, इंटरकैलरी, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि एपिकल में देख लेते हैं। तो एपिकल जो होती है, मैरिस्मेट इज लोकेटेड इन द ग्रोइंग एपिकल्स मेन एंड द लेटरल शूट। अब एपिकल में आपने याद रखना है कि जब प्लांट ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, मतलब जब क्या होता है, उसकी ग्रोथ देखने को मिलती है किसमें, सूट्स एंड रूट्स में। सूट मतलब ऊपर, मतलब जो उसका तना होता है, और रूट्स होता है जब उसका जड़। तो अगर इस तरीके से उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो वो एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू हो रही है, ठीक है ना। दिस सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीनियर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गन, एग्जाम्पल रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द सूट एपिकल मेरिस्टेम। दो तरीके होती है, रूट ऊपर की तरफ, सॉरी रूट नीचे की तरफ, मतलब जड़ों की तरफ, ऐसे इस नीचे की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो इसे बोलते हैं एपिकल, ठीक है ना। तो रूट एंड शूट। लेटरल जो होता है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके का, चौड़ाई में जब चौड़ाई बढ़ती है तो वो तने की बढ़ती है, और जड़ें भी आपकी नीचे की तरफ फैलती है ना, तो ये लेटरल होता है आपका। दिस मैरिस्मेटिक कंसिस्ट ऑफ द इनिशियल विच डिवाइड मेनली इन द वन प्लेस एंड द कॉज द ऑर्गन टू इंक्रीज इन द डायमीटर। देखो डायमीटर में आपका क्या, मोटाई में बढ़ता है, और गर्थ मतलब नीचे की तरफ बढ़ता है, चौड़ा होता है। द लेटरल मैरिस्मेटिक यूज मेरिस्टेम यूज अक्रॉस टू द साइड बोथ इन द स्टेम एंड द रूट्स, दोनों में देखने को मिलता है। लेटरल मैरिस्टेम इज ऑफ द टू टाइप्स, इज द फॉर्म ऑफ द कॉर्क कैम्बियम, इसकी बात करेंगे अभी, कॉर्क कैम्बियम की बात करेंगे, एंड इज द वस्कुलर बंडल ऑफ द डाइकॉट्स इन फॉर्म ऑफ द वस्कुलर कैम्बियम। द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, आगे चलें तो इंटरकैलरी आता है। इंटरकैलरी नोड से आपका रिलेटेड होता है, जैसे एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, लेटरल जो होता है वो ऐसे चौड़ाई में, और जो इंटरकैलरी होता है, ये जो आपके नोड्स होते हैं ना, जहाँ से पत्तियां वगैरह या तने वगैरह उगने स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से आपका जो देखने को मिलता है, ये जो सेल्स होती हैं ये किसकी होती हैं, आपके इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, ये सेल्स होती हैं उसके अंदर मौजूद। तो लिखा था मैरिस्टेम इज लोकेटेड इन द बिटवीन द रीजन ऑफ द परमानेंट टिश्यू। अभी किन के बीच में होती है, परमानेंट टिश्यूज के बीच में होती है, अभी बात करेंगे। द इंटरकैलरी मैरिस्टेम आर यूजली प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द नोड्स। कहाँ पे होते हैं, नोड्स। नोड्स इन पॉइंट को बोलते हैं जहाँ से क्या होता है, तने बाहर निकलते हैं उसके, ये वाले नोड्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पर नोड्स आ गया, फिर यहाँ से वो फिर दूसरे तरीके का बनने लग गया, ये नोड्स होते हैं आपके। बेस ऑफ द इंटरनोड्स और एट द बेस ऑफ द लीव्स, तो मैंने बता दिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द लीव्स एंड द इंटरनोड्स। तो ये क्या होता है कि यहाँ से जब आपका यहाँ से तना क्यों लग जाता है, बढ़ने लग जाता है इनके ग्रोथ के लिए, और पत्तियों की ग्रोथ के लिए आपका कौन सा होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। तो तीन बता दिया, एपिकल बता दिया, आपका कौन सा लेटरल बता दिया, और कौन सा बताया, इंटरकैलरी बता दिया। तो एपिकल याद रखना इस तरीके से ऊपर नीचे, और लेटरल मतलब आगे पीछे, और इंटरकैलरी याद रखना नोड्स से। नोड्स मतलब जो आपका क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं जहाँ से क्या लीफ बनती है, तने लगते हैं, तो ये याद रखना। अच्छा, परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो ये दो तरीके की होती है, एक सिंपल होती है और एक होती है आपकी कैसी, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अच्छा, होता क्या है इसमें, दिस टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम द मैरिस्मेटिक टिश्यू बट देयर सेल्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ द डिवीजन। याद रखना इसमें क्या होता है, क्योंकि तभी इन्हें परमानेंट बोला जाता है
ये बढ़ती नहीं है, ये सेल्स को क्या नहीं करने देती, मतलब न्यू फॉर्मेशन नहीं बनने देती। जैसे आपकी क्या थी, मैंने बताया मेरिस्टेम जो होती है आपकी, मेरिस्मेटिक जो टिश्यूज होते हैं वो कैसी होती हैं आपकी, वो नॉन परमानेंट होती है, मतलब उनमें क्या देखने को मिलता है आपको, ग्रोथ देखने को मिलती है। इनमें देखने को नहीं मिलता, ये लॉस कर देती है अपनी एबिलिटी को डिवीजन की। टू एंड हैव द अटेंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द देयर आर द सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स। सिंपल में जो आते हैं आपके वो तीन तरह की, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आता है, पेपर में पूछा जाता है तो ये याद रखना। पैरेन्काइमा की बात करूं तो पैरेन्काइमा जो होती है, पैरेन्काइमा टिश्यू कंपोज ऑफ द लिविंग सेल्स विच आर वेरिएबल इन द थिन मॉर्फोलॉजी। याद रखना ये बिल्कुल कैसी होती है आपकी, पतली लेयर होती है। कभी भी अगर पूछा जाता है तो पैरेन्काइमा के जो बोल सकते हैं जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है, सेल वॉल, ये हमेशा याद रखना। हैविंग द थिन वॉल, देखो लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी, बट जनरली हैविंग द थिन वॉल एट द पॉलीहाइड्रल शेप एंड द कंसर्न विद द वेजिटेटिव एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट्स। तो ये कैसी होती है, पतली होती है, तोड़ना बहुत आसान होता है आपका। बात समझ में आ गई। अच्छा देख लो, कोई भी अगर जैसे आपका कोई भी अगर टिश्यू है तो उसमें प्राइमरी सेल्स वॉल होती है, न्यूक्लियस उसमें मौजूद होता है, वैक्यूल्स होता है, साइटोप्लाज्म होता है और इंटरसेलुलर स्पेस उसमें मौजूद होता है। पैरेन्काइमा की अगर बात करूं, और ये इंटरसेलुलर स्पेस किस में आपका अपसेंट रहता है, तो मैंने बताया था वो किन में होता है आपका, मेरिस्मेटिक में होता है। अच्छा पैरेन्काइमा की बात करूंगा तो एरेन्काइमा आता है, पहला आता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा में क्या होता है कि एक्चुअल में जो आपका पैरेन्काइमा का काम होता है ये एयर को आने देता है अंदर। तो लिखा इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मतलब जो किसको लेते हैं अपने अंदर, पानी को, द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल बिकम द वाइड एंड फिल्ड विद द एयर, सच एज द पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैविंग द लार्ज एयर स्पेस इन द कॉल्ड द एरेन्काइमा। दिस हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज, देखना किस चीज के लिए यूज होते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज होता है, एंड प्रोवाइड द बॉयंसी टू प्लांट। ठीक है ना, बॉयंस मतलब उत्प्लावन, बॉइंट फोर्स पड़ा होगा ना जो ऊपर की तरफ क्या करता है, पानी को ऊपर की तरफ भेजेगा। तो एरेन्काइमा तो आराम से याद कर लोगे। एरेन्काइमा क्या याद करना, एयर आ रहा है उसमें, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट आता है आपका, दूसरा आता है कॉलेनकाइमा। तो व्हेन द पैरेन्काइमा इज रिचली सप्लाइड विद क्लोरोप्लास्ट, जब उसमें क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, काफी ज्यादा सप्लाई हो जाता है, तब उसे क्या बोलते हैं, कॉलेनकाइमा बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है भाई, ये देता है कलर, कलर देता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करता है, बेटर करता है किसी भी प्लांट के लिए। दे आर फाउंड इन द लीफ, मेसोफिल्स, सेपल्स में होता है, पॉलीसेट्स में होता है, पॉलियोडिट्स में होता है आपका, क्या बोलते हैं, क्लैडोडिट्स में होता है, और फोटोसिंथेसिस इन द फंक्शन द प्रोसेस द क्लोरोफिल। याद रखना फोटोसिंथेसिस में आपका क्या करता है, मदद करता है। बाकी चीजें आपने याद नहीं रखनी, बोल कि ये क्या, मेसोफिल्स हो गया, सेपल्स, इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कॉलेनकाइमा की बात करते हैं। कॉलेनकाइमा जो होती है थिन होती है, जैसे सॉरी पैरेन्काइमा की मैंने बात की थी, कैसी थी आपकी, थिन थी, ये थिक होती है आपकी, कैसी होती है, थिक वॉल की बनी होती है, थिक सेल वॉल होती है। थिक मतलब मोटी, जैसा आपने देखा होगा तने होते हैं ना कुछ पतले पतले, तो वो जल्दी से टूट जाते हैं, तो वो किसके बने हुए हैं, पैरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा काफी मोटी होती है, थिक सेल वॉल होती है इसमें लगी हुई। और ये डिस्कवर किसने की थी, शेल्डन ने की थी। द सेल आर लिविंग विद द इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें भी होता है बिटवीन द सेल्स एंड द जंक्शनल प्लेसेस फिल्ड विद द सेलोज एंड पैक्टिन। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे लिखा नहीं है। अगर पूछा जाता है पैरेन्काइमा में जो होता है ना सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल जो होती है वो बनी किसकी होती है, तो याद रखना पैरेन्काइमा जो बनी होती है वो तीन चीजों की बनी होती है सेल वॉल। एक बनी होती है सेलुलोज की, एक बनी होती है पैक्टिन की, ये पूछा गया इसलिए बता रहा हूं, पैक्टिन की बनी होती है, और एक बना होता है हेमिसेलुलोज की, सेलुलोज की, ये याद कर लीजिए। तो जो क्या होती है आपकी पैरेन्काइमा सेल वॉल होती है, सेलुलोज, पैक्टिन और हेमिसेलुलोज की बनी होती है। वहीं अगर कॉलेनकाइमा की बात करूं तो ये जो होता है ये सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, ये याद कर लेना, सेलुलोज और पैक्टिन का। तो लिखा हुआ यूजली, अच्छा जनरली दे आर लॉन्गर देन द पैरेन्काइमा, ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। यूजली दे आर नोन एज द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू ओइंग टू दियर सपोर्टिव फंक्शन, बिल्कुल सही है, सपोर्ट के लिए आता है, जो तना होता है ना बीच वाला, उसके लिए सपोर्ट देने के काम आता है। इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ टू द यंग प्लांट ऑर्गन। अच्छा तीसरा आता है स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा आपका जो था ये डिस्कवर पॉइंट हुआ था आपका, किसने किया था, मैनिटियस ने किया था आपका 1805 में। द सेल्स आर लॉन्ग नैरो पॉइंटेड एंड थिक वॉल्ड एंड लिग्निफाइड, दे आर डेड सेल्स। याद रखना कि जो स्क्लेरेन्काइमा होती है डेड होती है। मैंने बताया ना, जैसे एग्जांपल एक बार पूछा गया था कि जो आपका नारियल होता है तो उसकी जो बाहर का जो खोल होता है वो किसका बना होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा का, क्योंकि डेड होती है, ठीक है ना, डेड एंड हार्ड सेल होती है ये। और किसकी बनी होती है तो मैं ये बता देता हूँ, ये बनी होती है आपकी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो एक तो आपका क्या होता है, देखो सेलुलोज होता है इनके अंदर, देखो सेलुलोज तीनों में, सेलुलोज आप देख रहे होंगे सेलुलोज तीनों में होता है, और इसमें हो जाता है हेमिसेलुलोज, फिर से वापस ही कर लेता है। आप देख रहे थे ना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पैरेन्काइमा में याद करना सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है। स्क्लेरेन्काइमा में सेलुलोज है और हेमिसेलुलोज है, बस। पैरेन्काइमा किसको रखता है, तो पी से याद करना, पैक्टिन को रखता है अपने पास, किसको रखता है, एक्स्ट्रा पैक्टिन को रखता है।
अच्छा, अगर मैं बोलूँगा कॉलिनकाइमा क्या करता है, तो वो हेमिसेलुलोज को हटा देता है, हेमिसेलुलोज को हटा देना। और जो स्क्लेरेंकाइमा वो सेलुलोज को रखता है, हेमिसेलुलोज को रखता है, पैक्टिन को नहीं रखता। उसके तीसरा एक जो आता है जो उसे मजबूती देता है वो है लिग्निन। ये पेपर में पूछा गया, लिग्निन, ये लिग्नाइन, जो भी बोलना है, ये 3 होते हैं आपके किसमें, स्क्लेरेंकाइमा में, ठीक है ना, जो सेल वॉल बनती है। अच्छा, दे आर डेड सेल्स, इट इम्पार्ट हार्डनेस टू द प्लांट पार्ट्स एंड गिव द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स वाले, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक जाइलम आता है, एक फ्लोएम आता है। तो इतना तो हम पढ़ते हैं भाई कि जाइलम जो होता है वो किसके लिए होता है, वाटर सप्लाई के लिए होता है, ठीक है ना। और जो आपका क्या होता है, फ्लोएम होता है, वो किसके लिए होता है, फूड सप्लाइंग के लिए होता है आपका। तो पढ़ लेते हैं, देखो, इट मेन फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये रूट से लेकर कहाँ तक, कहाँ की तरफ ले जाता है, वाटर और मिनरल्स को ऊपर की तरफ ले जाता है। प्राइमरी जाइलम एलिमेंट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोकैम्बियम ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द वस्कुलर कैम्बियम ऑफ द लेटर मेरिस्टेम। अच्छा, द जाइलम एलिमेंट ऑफ द 4 टाइप, तो एक होता है आपका कौन सा, ट्रैकेट होता है, एक वेसल्स होता है, एक फाइबर होता है, एक पैरेन्काइमा होता है। ट्रैकेट्स की बात करें तो ये किसका होता है, दे आर द लिग्निफाइड एंड द डेड सेल्स विद द बॉर्डर पिट्स पे होता है। दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर इन द टैडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। अब टैडो, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, वस्कुलर प्लांट्स हैं। टैडोफाइट्स होते हैं, ये जो फर्स्ट प्लांट बोले जाते हैं आपके, फर्स्ट प्लांट कैटेगरी में लाया जाता है। जिम्नोस्पर्म होते हैं ये आपके नेकेड सीड प्लांट होते हैं, इनमें फ्लावर नहीं लगते। और एक होते हैं आपके कौन से, एंजियोस्पर्म, वो होते हैं आपके क्या, उनमें आपके फ्लावर बने लगते हैं और फ्रूट्स भी बनते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होता है, इस पार्ट होता है स्पर्मेटोफाइट्स का, ठीक है ना। तो याद रखना, पर टाइडोफाइट्स भी किस में आता है, वस्कुलर में आता है। और इन्हें फर्स्ट ट्रू प्लांट भी बोला जाता है। टाइडोफाइट्स को होते छोटे हैं, फर्न्स फॉर्म में होते हैं। एंड द प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट। जाइलम वेसल की बात करें, द सेल्स आर लॉन्ग एंड द ट्यूबुलर विद द लिग्निफाइड सेल वॉल, द क्रॉस वॉल एट द बोथ द एंड डिजॉल्व एंड फॉर्म अ पाइप लाइक चैनल। दे हेल्प इन द एसेंट ऑफ द सैप इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म बता देता हूँ, फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है इन्हें, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, कोटेड सीड होती है, क्या होती है, कोटेड सीड्स, जो बीज होते हैं वो कोटेड होते हैं। और अगर जिम्नोस्पर्म की बात करेगा तो नेकेड सीड्स होते हैं, बीज खुला रहता है। और टाइडोफाइट्स में फर्न्स होती हैं आपकी, इन्हें फर्स्ट ट्रू प्लांट बोला जाता है, फर्स्ट ट्रू प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। अच्छा, फाइबर्स आता है, लॉन्ग एंड द नैरो स्क्राइन काइमेटस का फाइबर्स एंड द टैपरिंग एंड, द वॉल इज हैवली लिग्निफाइड लिविंग अ वेरी नैरो ल्यूमन, इट प्रोवाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, पैरेन्काइमा भी देख लो तो थिन होता है, पैरेन्काइमा को होता ही थिन, आपका थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स होती है, आसान है याद करना, ठीक है ना। दे स्टोर द फूड मटेरियल, और किसको स्टोर करता है, फूड मटेरियल को, जाइलम में, पैरेन्काइमा, ठीक है ना। अच्छा, फिर फ्लोएम आता है। फ्लोएम का काम क्या होता है भाई, डेड मैटर इन द डैम नोन एज द बास्ट इज मेन फंक्शन ऑफ द कंडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल्स। फ्लोएम एलिमेंट होता है, ये भी चार तरीके से, सीव होता है, सीव ट्यूब्स होती हैं, कॉम्पेनियन सेल्स होती है, फाइबर होता है, पैरेन्काइमा होता है। तो सीव ट्यूब में क्या है भाई, देखो लिखा हुआ, दीज आर लिविंग बट लेक न्यूक्लियस एट द मेच्योरिटी। इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस की क्या होती है, आपकी क्या होती है, न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता मैच्योरिटी फेज में। सेल वॉल इज थिन मेड ऑफ द सेलुलोज, ठीक है। द ट्रांसवर्स वॉल्स ऑफ द सीव ट्यूब फ्रॉम द सीव प्लेट्स, दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल्स, ठीक है। कॉम्पेनियन सेल्स देख लें, दिस द सेल्स आर लिविंग thin walled narrow and the founded attached to the lateral sides of the sieve element, they are absent in the pteridophytes। देखो absent होते हैं किसमें, pteridophytes और जिम्नोस्पर्म में, ठीक है ना। एक दिन मैं ला दूंगा, वैसे मैंने शायद से ये है बायोलॉजी का एक पढ़ाया है, पर वो टॉपिक आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, उसमें मैंने इनके बारे में बताया, टाइडोफाइट जिम्नोस्पर्म के बारे में बता रखा है। वो आपका है वीडियो, अगर आपको देखना है तो मैं बता देता हूँ, वो मैंने पढ़ा रखा है UKPSC, जो आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का होता है ना। तो एक पेपर ही डाला है अब तक मैंने केवल, उसको भी कंटिन्यू करूंगा। तो उसमें मैंने जब बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन कराए ना, तो वहाँ पर ये शायद से मैंने पढ़ा रखा है, मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है ना। काफ़ी टाइम पहले, लगभग हो गया, लगभग 1 महीने पहले, तो मेरे को याद नहीं ढंग से, पर मैंने पढ़ा रखा है शायद से ये। अच्छा, दे सपोर्ट टू सीव ट्यूब इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, दे आर लिविंग इन द थिन वॉल्ड सेव, ठीक है ना। दे आर एब्सेंट इन द मोनोकॉट्स और सम डाइकॉट्स, ठीक है। अच्छा, फ्लोएम फाइबर्स होता है, बास्ट फाइबर जिन्हें बोला जाता है, याद रखना फ्लोएम फाइबर्स को क्या बोला जाता है, बास्ट फाइबर, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा, दीज आर द स्पेरेन्काइमेटस फाइबर्स हैविंग द थिक वॉल एंड द नैरो ल्यूमन, दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। और पैरेन्काइमा में देख लो, तो लिखा, चीफ फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज टू स्टोर द फूड मटेरियल। अब याद रखना, चाहे वो जाइलम हो, चाहे आपका कौन सा फ्लोएम हो, दोनों याद रखना, अगर दोनों पूछे जाते हैं, जाइलम व पैरेन्काइमा, कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी स्टोर करता है फूड को। हालांकि जाइलम का काम वाटर स्टोरेज का होता है, पर फ्लोएम जो होता है पैरेन्काइमा, और जाइलम फ्लोएम का, इनका काम होता है दोनों का फूड मटेरियल्स को क्या करना, स्टोर करना। अदर सब्सटेंस लाइक द म्यूसिलेज, टेनिन्स एंड द
रिसाइंस, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात करें, एक एपिडर्मिस होती है जो बाहर की तरफ लगी होती है, प्रोटेक्टिव वॉल होती है या लेयर बोलते हैं जिसे। तो ये हमारे में भी होती है, एपिडर्मिस हमारी भी तो बॉडी में होती है, जो बाहर की चमड़ी होती है इसे बोलते हैं। ये क्या करता है, हमें सिक्योर करता है, सिक्योरिटी देता है बाहर के जो भी आपके क्या इन्फेक्शन से। तो इट इज यूजली प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज द लीव्स, फ्लावर्स एंड द स्टेम एंड रूट्स। इनमें होता है एपिडर्मिस 1 सेल थिक, ठीक है ना, एंड इज कवर्ड विद द क्यूटिकल्स। किससे कवर्ड होती है, क्यूटिकल से कवर्ड होती है। याद करना, क्यूटिकल तो वाटर प्रूफ लेयर होती है, याद रखना, इसमें पानी अंदर नहीं जा सकता। ऑफ अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड द क्यूटिन विच इज सेक्रेटेड बाय द एपिडर्मल सेल्स। याद रखना कि किसका बना होता है, क्यूटिकल जो होते हैं, ये वाटर प्रूफ आपका क्या लेयर है, वैक्सी सब्सटेंस है। किसका बना होता है, क्यूटिन का बना होता है, जो सेक्रेट होता है किससे, एपिडर्मल सेल से। द मेन फंक्शन ऑफ द एपिडर्मल इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द डेसिकेशन एंड द इन्फेक्शन। कॉक की बात करें, कॉक आपने देखा होगा कि जब हरे से वो भूरा होने लग जाता है, हरे से कैसे होने लग जाता है, भूरा होने लग जाता है, और वो डेड से होने लग जाता है, उसे बोलते हैं कॉक। आपने देखा होगा जो क्या होती है बॉटल्स वगैरह, उन पर कॉक लगी होती है, तो बस उसी की बात कर रहा है ये। जो लकड़ी कैसे हो जाती है आपकी, सड़ जाती है, सड़ जाना तो नहीं, पर मैं ऐसा बोल दूंगा सूख जाती है, ठीक है ना। लिखा हुआ एज रूट एंड द स्टेम ग्रो ओल्डर विद द टाइम इंक्रीज इन द गर्थ टिश्यू एट द पेरिफेरी बिकम कॉक सेल। कॉक सेल इज डेड सेल, ये देखो लिखा हुआ है, एंड दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। द वॉल ऑफ द कॉक सेल आर हैवली थिकन्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड द सबरिन। याद रखना, इसमें क्या होता है आपका, सबरिन होता है। यहाँ पर क्या होता है आपका, क्यूटिकल होता है। कॉक इज प्रोटेक्टिव इन द फंक्शन, कॉक सेल्स प्रिवेंट द डेसिकेशन, लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, इन्फेक्शन इन द मैकेनिकल इंजरी। कॉक इज प्रोड्यूस बाय द कॉक कैम्बियम कमर्शियली। अब कॉक जैसे आप देखने छाल देखी होगी आपने, उस तरीके से याद कर लो, ठीक है ना। क्रॉप कैम्बियम कमर्शियली इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओक। ओक मतलब होता है जो आपका बांज का ट्री होता है। क्रॉक इज यूज्ड फॉर द मेकिंग इंसुलेशन बोर्ड्स, स्पोर्ट गुड्स और बोटल क्रॉक्स आपकी क्या होती है, इसी से बनती है, ठीक है ना। तो इसमें याद रखना, एपिडर्मिस में क्या होता है, क्यूटिकल्स होते हैं, ये आपकी कैसी होती है, वाटर प्रूफ होती है। इसमें क्या होता है आपका, सबरिन होता है कॉक में, डेड सेल से बनी होती है। स्टोमेटा तो जानते होंगे, ये आपका किस में आता है, रेस्पिरेशन के लिए काम करता है, ठीक है ना। स्टोमेटा जो होता है ये लीव्स के अंदर मौजूद होता है आपका, ठीक है ना। स्टोमा ये लीव्स के अंदर आपका मौजूद होता है। तो ये क्या होता है, पोर्स खुल जाते हैं। जब क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जब सनलाइट आती है तो पोर्स खुल जाते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। किसमें आपका, जब पत्तियां खाना बनाने स्टार्ट करती हैं, स्टोमेटा वो क्या करता है, एनर्जी को अंदर लेता है। और ये क्या होता है, ये भी क्लोज होता है, जब रात के टाइम पे क्लोज हो जाता है। लिखा एपिडर्मिस ऑफ द लीफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट द सम प्लेसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल पोर्स। स्मॉल पोर्स इन्हें क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। ईच स्टोमेटा इज अ बाउंड्री बाय पेयर ऑफ द स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड द गार्ड सेल्स, जो बाहर की तरफ लगी होती है और गार्ड सेल से प्रोटेक्टिव होती है। द स्टोमेटा अलाउ द गैसेस एक्सचेंज, क्या करती है, गैस एक्सचेंज करती है टू अक्योर द ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन। अब आप बोलोगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों चलता है, हाँ भाई ये रिवर्सेबल प्रोसेस है आपका, बताया था हमने 6CO2 प्लस 6H2O। तो ये क्या करता है, जब आपका क्या होता है, सनलाइट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी में आपका क्या बनता है, ग्लूकोज बन जाता है, और आपके क्या निकल जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ठीक है ना, और एनर्जी बाहर निकलती है कुछ अमाउंट में। अब इसे उल्टा कर देंगे तो ये तो आपका फोटोसिंथेसिस हो गया। रेस्पिरेशन ठीक उल्टा चलता है, इसमें क्या होता है आपका, ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस, और रेस्पिरेशन कैसे चलता है, रेस्पिरेशन चलता है आपका उल्टा। C6 ये आपका H12O6 ग्लूकोज होता है, इसके साथ ऑक्सीजन मिक्स होती है। ये तो आपका कैसा है, ये तो आपका फोटोसिंथेसिस है, ये आपका रेस्पिरेशन है। तो इसमें क्या होता है, 6CO2 बाहर निकलती है, H2 बाहर निकलता है और एनर्जी बाहर निकलती है। बस ऐसे याद कर लो। अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखो, स्टोमेटा ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, तब ओपन होते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, जब CO2 की मात्रा क्या होती है, कम होती है। व्हेन गार्ड सेल बिकम द टर्गिट, जब क्या होता है, टर्गिट होते हैं मतलब खुलते हैं गार्ड सेल जब ओपन करने, स्टोमल स्पोर ओपन्स, वाइल व्हेन द बिकम द फ्लैसिड स्टोमेटल पोर्स क्लोजेज ड्यू टू द एंडोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है हमारे शरीर के अंदर चलती है, पानी का ऊपर से नीचे जाना, ठीक है ना, जैसे उल्टी होना, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है हमारे अंदर, ठीक है ना। ऑस्मोसिस का उल्टा कौन सा होता है, RO, जैसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अब देखो, ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होती है जो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस होती है, नेचुरल। इसमें क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जो आपका क्या होता है, बोल सकता हूँ, जो क्लीन वाटर होगा, जैसे क्लीन वाटर है कोई भी, तो क्लीन वाटर जैसे आप रखोगे तो फिर किस में बदल जाएगा, मतलब उसके बाद क्या हो जाएगा, मडी हो जाएगा। अगर उसमें मिट्टी मिल जाती, मडी वाटर में बदलेगा ना, या इम्प्योरिटी आ जाएंगी, जब उसमें क्या आ जाएंगे, इम्प्योरिटी आ जाएंगी, तो किस में बदल जाता है आपका, इम्प्योर, या इम्प्योर उसमें बदल जाता है, इम्प्योर फॉर्म में आ जाता है वाटर।
तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है, उल्टा होता है। जब क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को क्या किया जाता है, सही किया जाता है और क्लीन वाटर में बदलता है, उसे रिवर्स ऑस्मोसिस। ये आपका फिल्टर में होता है, ठीक है। नए जो फिल्टर्स आपके आते हैं उसमें क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होता है। अच्छा, आगे ये पढ़ सकते हैं एक्सो ऑस्मोसिस गार्ड सेल बिकम द, तो ये पढ़ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, स्टोमेटा का काम क्या होता है, आपका गैस को एक्सचेंज करना, ठीक है ना। और ये किस में होता है, लीव्स में होता है, पत्तियों में होता है ये मौजूद। अच्छा, अब करते हैं कुछ हार्मोन्स की बात। तो प्लांट हार्मोन्स आते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर में ऑक्सिन आता है, साइटोकाइनिन आता है, जिबरेलिन आता है, इथाइलिन। और ग्रोथ इनहिबिटर जो कम करते हैं, मतलब रोकते हैं ग्रोथ को, वो आता है इथाइलिन और ऑब्सेसिक। आप देख रहे होंगे ग्रोथ प्रोमोटर इनहिबिटर्स में इथाइलिन क्या कॉमन है, तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। चलो चलते हैं आगे। तो ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। सिर्फ यही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कैसा लेंथी है, पर समझने के लिए बहुत जरूरी है और ये कई सारे पेपर में पूछा जा सकता है आपका, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जो होता है, जो आपका प्रोमोटर है, ग्रोथ को बढ़ाता है, तो इसे इंडोल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। द मेजर साइड ऑफ द ऑक्सीजन प्रोडक्शन इज द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट। अब देखो, एपिकल मैंने पढ़ा दिया था, एपिकल पढ़ाया था ना, एपिकल, लेटरल और कौन सा बताया था मैंने, इंटरकैलेटरी बताया। एपिकल मतलब रूट टू शूट, इस तरीके से। तो देखो, इट प्रमोट द एलोंगेशन ऑफ द यंग शूट्स, समझ में आ गया होगा आपके। अफेक्ट सेकेंडरी सेल ग्रोथ बाय द इंड्यूसिंग द वस्कुलर कैम्बियम एंड द सेकेंडरी जाइलम, प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ। अच्छा, फल को पकाने में भी ऑक्सीजन क्या करता है, मदद करता है। अच्छा, बैक्टीरियल जो देखने को मिलती है, स्पीसीज देखने को मिलती है, तो इसमें कौन सा आपका एक देखने को मिलता है, ब्रेडी राइजोबियम, आपका एजोस्प्रिलियम, आपका राइजोबियम, और आपका आता है एंड्रोबैक्टर, क्लॉकी और साइनोबैक्टीरिया। साइटोकाइनिन्स की बात करें तो साइटोकाइनिन भी आपका प्रोमोटर है। इट स्टिमुलेट द साइटोकाइनिन्स प्रोड्यूस इन द रूट्स, कहाँ होता है, रूट्स में, बाय प्लांट्स एंड द ट्रांसपोर्टेड टू अदर ऑर्गन्स। सेल डिवीजन में काम करता है, मूव इन द जाइलम सेप, स्टिमुलेट द आरएनए एंड द प्रोटीन सिंथेसिस, वर्क इन द कंजक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। अच्छा, एपिकल डोमिनेंस क्या है, तो साइटोकाइनिन द ऑक्सीजन आर द एंटागोनिस्टिक्स होते हैं। ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन होता है फ्रॉम द टर्मिनल बर्ड कॉजेज द शूट टू लेंथन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो करता है वो शूट को, जो आपका क्या है, तने को बढ़ाने का काम करता है। साइटोकाइनिन फॉर्म्स रूट्स स्टिमुलेटेड एक्सिलरी बर्ड्स। ऑक्सीजन स्टिमुलेट लेटरल रूट्स फॉर्मेशन, साइटोकाइनिन टू रिस्टेन इट। अब देखो, ये क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है लेटरल रूट्स होता है ना, उसको फॉर्मेशन करने का काम करता है, जबकि साइटोकाइनिन उससे क्या करता है, रिस्ट्रेन करता है, ठीक है ना। अच्छा, एंटी एजिंग को क्या करता है साइटोकाइनिन, एंटी एजिंग मतलब जो क्या होता है, बूढ़ा होने से रोकता है किसको, प्लांट को। तो स्लो लीफ डेटरियोरेशन होता है। और बैक्टीरियल सेप जो देखने को मिलता है, एजोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, बैसिलस सबटिल्स हो गए। जिबरलिन जो होते हैं, इसके 80 तरीके के प्रकार देखने को मिलते हैं। इट इज प्रोड्यूस द मेरिस्टेम्स और द एपिकल बर्ड्स एंड द रूट्स, यंग लीव्स, एम्ब्रियो। तो जिबरलिन जैसा जिब्रा से याद कर लो, तो ये क्या करता है, बढ़ाता है, स्टेम को क्या करता है, आपका एलोंगेट करता है, बढ़ाता है। स्टिमुलेट सेल डिवीजन, ग्रोथ ऑफ द लीव्स, कॉजिंग द बोल्टिंग, द रैपिड ग्रोथ ऑफ द फ्लोरल स्टेम्स। फ्रूट ग्रोथ में भी ये काम करता है। कंट्रोल बाय द जिबरलिन एंड द ऑक्सीजन, स्क्रैप्स आर द स्प्रेड टू द ग्रो बिगर। अच्छा, फिर जर्मिनेशन आता है, तो सिंगल सीड्स फॉर द ब्रेकिंग द डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब बौनेपन को क्या करता है, आपका खत्म करता है। कौन, जिबरलिन, जो आपका क्या होता है, हार्मोन होता है। बैक्टीरियल सेप्स आ जाते हैं, एस्टोबैक्टर आ जाता है, राइजोबियम आ जाता है, बैसिलस सबटिल्स आ जाते हैं। अब्सिसिक एसिड दोनों तरीके से, सॉरी, अब्सिसिक एसिड जो होता है ये आपका क्या होता है, इनहिबिटर होता है, रोकता है। तो हेल्प प्रिपेयर द, ये उल्टा होता है बिल्कुल जिबरलिन, ये रोकता है, ये डोरमेंसी को प्रोड्यूस करता है, मतलब क्या करता है, बौनेपन को लाता है। हेल्प प्रिपेयर प्लांट फॉर द विंटर बाय द सस्पेंडिंग द ग्रोथ। देखो क्या करता है, सस्पेंडिंग द, तो ये कब करता है, विंटर्स में क्या करता है, पौधे को छोटा रखने में काम करता है, बहुत जरूरी होता है। प्रोड्यूस इन द लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड ग्रीन फ्रूट्स। फंक्शन देख लेते हैं, इनहिबिट द सेल डिवीजन इन द वस्कुलर कैम्बियम, द ऑनसेट ऑफ द सीड डोरमेंसी। देखो, सीड डोरमेंट करता है। स्ट्रेस हार्मोन भी होता है, जैसे बोलते हैं क्लॉसिस स्टोमेटा। और बैक्टीरियल सेप जो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है, बैसिलस हो गया, एजोस्प्रिलियम हो गया, राइजोबियम हो गया। एथिलीन की बात करें, दोनों तरीके से काम करता है। गैसेस हार्मोन इंड्यूस बाय द हाई ऑक्सीजन, इनहिबिट द ग्रोथ। इट प्रोड्यूस बाय द टिश्यू ऑफ द रिपनिंग फ्रूट्स। अभी कई बार पूछा जाता है कि जो फूड को रिपनिंग पकाने में जो मदद करता है वो कौन सा हार्मोन होता है, तो वो आपका इथाइलिन ही होता है। नोट्स ऑफ द स्टेम्स, एजिंग लीव्स एंड द फ्लावर्स। सेंसिंस देखें तो यहाँ पे एजिंग, फूड रिपनिंग एंड लीफ ऑब्सेशन के लिए आता है। फूड रिपनिंग, एजिंग सेल्स रिलीज मोर इथाइलिन। याद रखना, जब आपका फल पकता है ना, तो वो क्या होता है कि रिलीज करता है किस हार्मोन को, इथाइलिन को करता है। स्प्रेड फ्रॉम द फ्रूट टू फ्रूट, ये एक फ्रूट से दूसरे फ्रूट में क्या होता है आपका, याद रखना, एक जब फ्रूट पकता है तो ऐसा नहीं कि एक ही पक रहा है और बाकी नहीं पक रही। ये क्या होता है, आपका इथाइलिन एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, नेचुरली आपका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। पर हम इसे किस तरीके से भी यूज़ करते हैं जो गलत है, फूड क्या बोलते हैं कई मामलों में, कि पहले पकाने की कोशिश करते हैं तो इथाइलिन छिड़क दिया जाता है। लीव्स लॉस पिगमेंट। अच्छा, लीफ ऑब्सेशन प्रिवेंट द डेसिकेशंस। लीफ न्यूट्रिशन सेंड टू स्टोरेज, शॉर्टेज एंड द कूल टेम्परेचर, ठीक है। बैक्टीरियल सेप जो देखने को मिलता है, स्यूडोमोनास देखने को मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए, तो ये जर्मिनेशन है, जब आपका क्या होता है, बीज से क्या निकलती हैं आपकी, बोलते हैं पंखुड़ियाँ निकलती हैं। ग्रो टू मैच्योरिटी, फ्लावरिंग होता है। फिर अब देखते हैं ना, फिर मैच्योर होता है प्लांट,
पहले सीड से क्या हुआ, आपका निकला क्या बोलते हैं, पौधा निकला, पौधे से आपका पेड़ बना, पेड़ में क्या लगते हैं, पहले फूल लगते हैं, फिर क्या होता है आपका फ्रूट लगते हैं, फिर वो कैसा हो जाता है आपका, वो एक हिसाब से पत्तियां झड़ जाती हैं और फिर सीड डोर्मेंसी देखने को मिलती है। तो जिबरेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, तो अगर आप इन तीनों में देखोगे तो जिबरेलिन में देखना तो जर्मिनेशन के टाइम पे काम करता है, ग्रोथ टू मैच्योरिटी के टाइम पे काम करता है, फ्लावरिंग के टाइम पे काम करता है, फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पे करता है। अब ये यहाँ से क्या आ जाता है, इनहिबिटर का काम आ जाता है, तो यहाँ पे काम नहीं करता। ऑक्सिन जर्मिनेशन में काम नहीं करता, वो ग्रोथ में काम करता है और फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट में काम करता है। साइटोकाइनिन की अगर बात करें तो ये शुरुआत में काम नहीं करता, ग्रोथ में काम करता है, फ्लावरिंग में काम करता है, फ्रूट डेवलपमेंट में काम करता है। तो ये तीन तो आपके कौन से रहते हैं, प्रोमोटर थे, इसलिए लास्ट के दो नहीं आए। अच्छा, इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन देखो कुछ हद तक ऊपर की तरफ भी काम करता है, जैसे फ्लावरिंग में काम कर देता है इथाइलिन, ठीक है ना, फूल को, या फिर जो आपका क्या होता है फ्रूट डेवलपमेंट में काम करता है, और आपका अब्सिशन में भी काम करता है, अब्सिशन में भी क्या करता है, काम करता है। पर अगर बात की जाएगी किसकी, अब्सिसिक एसिड की बात की जाएगी ना, वो जर्मिनेशन में काम आएगा, बिल्कुल सही है, ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी में काम नहीं आता, फ्लावरिंग में भी काम नहीं आता, फ्रूट डेवलपमेंट में काम नहीं आता, अब्सिशन और सीड डोर्मेंसी में काम आता है। तो ये आप पढ़ लेना। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन में लगभग समय लग गया आधे घंटे, पर बहुत इंपॉर्टेंट था, छोड़ा नहीं जा सकता, तो मैंने लिख दिया जितना भी था इसमें, अलग अलग टाइप से जोड़ दिए। तो आप भी इसमें क्या कर देना, नोट्स बना देना अच्छे से। अब जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा आपके आसान है, बिल्कुल तुरंत होने स्टार्ट हो जाएंगे, देखते रहो। अब आप चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट टेल्स अस फॉर द पर्पज ऑफ द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, ये तो ट्रांसमिट करता है ना डाटा को ट्रांसमिट क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। प्रोसेस तो आपकी बीच वाली कंडीशन होती है, इनपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट से क्या करते हैं आप, इनपुट डाला जाता है, फिर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है आपका, क्या होता है, आउटपुट निकल के आता है। जैसे इनपुट मैंने बोलते कीबोर्ड से मैंने कुछ डाला, कीबोर्ड से मैंने क्या कर दिया, कोई बोलते हैं आपका इंस्ट्रक्शन डाली, कीबोर्ड से मैंने कुछ लिखा, तो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस के बाद वो मॉनिटर पे क्या हो जाएगा, आपका शो हो जाएगा। तो ये ट्रांसमिट करता है डाटा को, ठीक है ना। व्यू कौन करता है, तो व्यू करने का काम किनका होता है, आउटपुट्स का होता है, ठीक है ना। प्रोसेस किसका काम होता है, प्रोसेसिंग प्रोसेस आती है आपकी। और सेव इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो वो कहाँ पे होता है आपका, तो वो आपका मॉनिटर पे देखने को मिलता है सेव इन्फॉर्मेशन, और किसके थ्रू होता है, इनपुट के थ्रू होता है। तो देख लेते हैं, ट्रांसमिट डाटा एंड इनपुट डिवाइस इक्विवेलेंट यूजेज टू प्रोवाइड द डाटा एंड द कंट्रोल द सिग्नल। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप देखो यहाँ पे कुछ आपके जैसे इनपुट डिवाइसेज आते हैं, कीबोर्ड, माउस, बार कोड रीडर आ जाता है, स्कैनर, डिजिटल कैमरास, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, अंदर माइक्रोफोन से आ जाता है। अच्छा, माइक्रोफोन जो होता है ना, माइक्रोफोन ये आपका इनपुट डिवाइस है, ये क्या आपका इनपुट डिवाइस है। कहाँ पे लगा होता है, तो ये आपके कहाँ पर होता है लगा हुआ, तो माइक्रोफोन जो होता है वो नीचे लगा होता है, और एक स्पीकर होता है, ये आपका कैसा होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, जिससे आप सुनते हैं, आवाज़ आती है ना इस पर, और इससे जाती है। तो ये याद कर सकते हो, कीबोर्ड क्या है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। तो ये पढ़ लेना, हिंदी में भी है लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। कौन सी यानी वैलिड नहीं है, देखो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, पब्लिक तो कभी सुनी नहीं मैंने भी, और ट्रांसरी होती है। तीन तरह की मेमोरी होती है, तो इनके बारे में पढ़ लेते, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। पब्लिक कोई मेमोरी नहीं होती। प्राइमरी जो मेमोरी होती है ना, वो क्या होती है, इनबिल्ड होती है कंप्यूटर में, जैसे रैम हो गई, रोम हो गई, एपरोम हो गई, कैच मेमोरी हो गई, ये इनबिल्ड होती है। सेकेंडरी जो होती है वो बाहर से लगाई जाती है, जैसे हार्ड डिस्क लगा दी, उसमें हार्ड डिस्क लगा दी ना, हार्ड डिस्क लगा दी, फ्लॉपी डिस्क लगा दी, और मैग्नेटिक टेप्स वगैरह हो गई, ये कैसे होती है, सेकेंडरी होती है। जैसे लिखा ना, प्राइमरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द सिस्टम, जहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है आपका, सबसे पहले जो आपका डाटा जाता है यहीं पे जाता है। सेकेंडरी क्या होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज सिस्टम होते हैं आपके, ये याद कर सकते हो। टर्सरी जो होता है उसमें आपका क्या जाता है, कंसिडर हाई कैपेसिटी डाटा, उनको अलग से रखा जाता है एट द वास्ट नंबर ऑफ द रिमूवल मीडिया लाइक द टेप्स एंड द ऑप्टिकल डिस्क, इसमें रखी जाती है, जैसे टैप लाइब्रेरी आ जाती है, ऑप्टिकल जुक बॉक्स आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। पहले तो मैं एक चीज बता दो, देखो 8 बिट्स का जो आपकी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो किस में चलती है, आपकी मशीन लैंग्वेज में चलती है, कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज किसको करती है, कोडिंग को पकड़ती है, 0 और 1 को पकड़ती है। ये 8 बिट जब बनते हैं 0 1 कोडिंग से, तब जाके आपका 1 बाइट बनता है। क्या बनता है, 1 बाइट। ये याद कर लेना। तो पहला तो गलत हो जाता है, बिट्स लिखा हुआ है, अगर बाइट लिखा होता तब ये सही हो जाता। फिर 1 MB में एक बिट्स लिखा हुआ है, ये भी गलत है। 1 MB में 1000 बाइट लिखा है, ये गलत है। KB होता है ना, 1 KB में कितना था, 1024 बाइट्स होते हैं, किलो बाइट्स होते हैं, ये सही है। देखो 1 MB में 1024 किलो बाइट्स होते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखो तो देखो, अ बिट इज अ बाइनरी डिजिट, द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ द डाटा ऑन अ कंप्यूटर। अ बिट कैन होल्ड ओनली वन ऑफ द टू वैल्यूज। एक बिट या तो 0 को पकड़ेगा या तो 1 को पकड़ेगा। और इसी तरीके से जब क्या होती है, 8 बिट बनती है, जब ग्रुप ऑफ 8 बिट्स होती हैं तो वो बाइट्स कहलाती हैं। बात समझ में आ गई। अब होता है क्या कि 1024 बाइट्स मिलके 1 KB बनाती है, ये समझ में आ गया। दूसरी बात,
1024 जो आपकी क्या होती है के बी होती है, वो आपकी मेगाबाइट्स बनाती है। इसी तरीके से 1024 मेगाबाइट्स आपका गीगाबाइट्स को प्रोड्यूस करती है, ये याद कर लेना। गीगाबाइट्स के बाद जो आपका देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपका क्या, टेराबाइट्स। क्या देखने को मिलता है, टेराबाइट्स। उतना ही 1024 गीगाबाइट्स का क्या होता है, 1 टेराबाइट होता है। और 1024 टेराबाइट्स का आपका पेटाफाइव बाइट्स होता है। आपके अभी जो कंप्यूटर आते हैं वो आपके टीवी में आते हैं, जो लैपटॉप आते हैं 1 TB 2 TB इस तरीके से आते हैं आपके, ठीक है ना, 3 TB। अभी तक पेटाबाइट्स में आता है। सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड सॉरी स्टोरेज होती होगी पेटाफाइट जेटाफाइट्स इनमें होती होगी। तो आपने जो मेनली याद करना है वो यही याद करना है कि पहले आप बिट याद कर लो, और 10 ये तो याद कर लेना 8 से बनती है आपकी क्या, बाइट। और फिर याद कर लो 1024 का। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद क्या, किलोबाइट चलेगा, फिर मेगाबाइट चलेगा, फिर गीगाबाइट चलेगा, फिर आपका कौन सा चलेगा, टेराबाइट चलेगा। टेराबाइट के बाद भी अगर याद करना है तो पेटाबाइट चलेगा। पेटाबाइट के बाद चलना है तो उसके बाद एक्साबाइट चलेगा। याद करने की जरूरत नहीं, फिर जेटाबाइट योटाबाइट ये चलता रहता आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर पर्पज ऑफ द क्रिएटिंग अ बैकअप। अब बैकअप क्यों रखते हैं, जैसा व्हाट्सएप का आपको बोलता है बैकअप डालने के लिए, तो ये किसके काम आता है। मान लो अगर अनइंस्टॉल हो गया, आपने फ़ोन बदल दिया, डाटा डिलीट हो गया, तो आपके क्या होता है कि जो आपका क्लाउड होता है, क्लाउड स्टोरेज होती है। क्लाउड स्टोरेज मतलब जब वो बोलता है कहाँ सेव करेगा, जैसे आपने कहाँ सेव कर दिया, गूगल ड्राइव पे। एक टाइम बताएगा व्हाट्सएप का आप क्या करो, जो बैकअप डाटा है, बैकअप करने के लिए बोलेगा, करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो बैकअप डाटा बोलेगा, तो ठीक है। करना चाहते हो तो आपने देखा होगा लगभग अगर जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा आपका क्या करेगा, बैकअप को बनाएगा। उसके बाद आप डाल देते हैं उसे किसे, गूगल ड्राइव पे मान लीजिए। और मान लीजिए वो कितना था आपका, मान लीजिए वो आपका टोटल था 500 MB डाटा, तो आपने कहाँ डाल दिया, गूगल ड्राइव पे डाल दिया। ये क्लाउड स्टोरेज हो गई, ये हो गया बैकअप डाटा। अब मान लीजिए डाटा आपका व्हाट्सएप अगर डिलीट भी हो जाता है, या किसी तरीके से आपका फ़ोन भी खो जाता है, तो आपकी ईमेल के थ्रू, गूगल ड्राइव के थ्रू जब आप क्या करेंगे, फिर से इंस्टॉल करेंगे व्हाट्सएप को ना, तो वो डाटा आप क्या कर देंगे, वो बोलेगा बैकअप डाटा को कर दो, इनलार्ज कर दो, एक्सट्रैक्ट कर दो। तो एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपका पूरा डाटा क्या जाएगा, वापस आ जाएगा। तो ये होता है बैकअप। तो बैकअप होता है प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, ठीक है ना। आप किसी में भी कर सकते हैं, आप अलग से अपने कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं बैकअप डाटा को, या क्लाउड में भी रख सकते हैं। ज़्यादातर जो अब रखा जाता है क्लाउड स्टोरेज में रखा जाता है। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, तो ये पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द केमिकल रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम। में क्या होता है कि आपका जो फॉरवर्ड और जो रिवर्स रिएक्शन होती है वो इक्वल हो जाती है, तब ये वाला साइन लगता है आपका, ये वाला, ये लगता है इक्विलिब्रियम का। जैसा मैंने बताया था कि आपका फोटोसिंथेसिस हो गया और रेस्पिरेशन, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। पर फिर भी देखो कुछ जैसे इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट बता देता हूँ पहले याद करने के लिए। कंपोनेंट ऑफ द केमिकल इक्वेशन, तो आपने जो सबसे आगे देखा जैसे 2s2 + O2 और ये 2s2 बना रहा है, तो आपने देखो जो आगे की तरफ उसे कॉफिशिएंट बोलते हैं। H तो आपका क्या हो गया, ये केमिकल फॉर्मूला बन जाता है 2H, ये हाइड्रोजन है, ये तो आपका मॉलिक्यूल है। जो नीचे की तरफ आता है ना, ये नीचे की तरफ जो 2 लिखा है स्मॉल में, इन्हें सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। आगे वाले को बड़े में जो होता है उसे कॉफिशिएंट बोलते हैं, छोटे वालों को बोला जाता है सबस्क्रिप्ट, पीछे की तरफ होते हैं, याद कर लो। इसके बाद जो एरो आता है इसे यील्ड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, यील्ड। अच्छा, एरो से पहले की जो चीज होती है लेफ्ट साइड की तरफ उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और लेफ्ट साइड की तरफ प्रोडक्ट निकल के आता है। बात समझ में आ गई, तो ये याद कर लेना। दूसरी बात कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो बिल्कुल आपका ये वाला साइन लगता है जो मैंने अभी बताया, ये वाला। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और आयरन मिला के क्या बना रहे हैं, 2HI बना रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या इस तरीके से चला, फॉरवर्ड में कैसे चला, S2 + I2 और ये 2HI। और ये बताता है हमें कि जब ये आपका क्या लगता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगती है, तो मतलब 2HI किस में टूटेगा, इस S2 + I2 में टूट जाएगा। बस ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है आपकी, ठीक है ना। तो ये आप याद कर सकते हैं। और तीनों किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। मैं आयरन क्यों बोल रहा हूँ यार, आयरन थोड़ी नहीं होगा, वो तो Fe को बोलते हैं। आई किसके लिए आता है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा, चलो मैं देख लूंगा फिर। अच्छा, तो ये देख लीजिए, ये आपकी N2 + 3s2, ये आपका अमोनिया बन रही है 2NH3, तो ये एक्सोथर्मिक कंडीशन है, जहाँ पे आपका क्या होता है, आपकी हीट क्या होती है, रिलीज होती है। और उल्टा कर दिया तो क्या होता है, 2NH3 से आपको 3s2 और N2 मिल जाएगा, तो एंडोथर्मिक हीट क्या होती है, जनरेट हो जाती है। तो इस तरफ जब जाते हैं तो एक्सोथर्मिक कंडीशन बनती है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और इस तरफ जब जाते हैं तो एंडोथर्मिक कंडीशन बनती है। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द करेक्ट मैच। रियॉन आपने सुना होगा, रियॉन जो होता है उसे आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क, सिल्क बोलते हैं। तो इससे बनते हैं क्लॉथ्स,
तो एक चीज़ तो समझ में आती है, 1 का 4 है तो 1 का डी है। अब ये तो कैंसिल आउट होता है, ये वाला कैंसिल आउट होता है, इन दोनों में से एक होगा। अच्छा फिर नायलॉन जो होता है ना, नायलॉन ये आपका जो रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती है उसमें आता है, ठीक है ना। और जो आपका पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो आप ये पाइपलाइन बनाने में, तो 4 का तो हो गया आपका सी, तो 4 का सी कहाँ पे, यहाँ पर, तो आंसर बन जाएगा ये। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो कोटिंग ऑफ द नॉन स्टिक। एक आपका होता है टेफ्लॉन, ये आपके जो नॉन स्टिक आते हैं ना, नॉन स्टिक जो क्रॉकरी होती है आपकी, बर्तन होते हैं उनमें लगता है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो यहाँ पे कि सिंथेटिक फाइबर की बात करें, सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ द स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर, ईच स्मॉल यूनिट इज केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड द मोनोमर्स। याद रखना, मैनी स्मॉल यूनिट्स ऑफ द मोनोमर ज्वाइंस टू फॉर्म द पॉलीमर्स, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द पॉलीमर्स मेक अप द फाइबर्स, फाइबर दैट इज द मेन मेड आर नॉन एज द सिंथेटिक फाइबर। याद रखना, पॉलीमर्स और द फाइबर्स आर ऑल्सो फाउंड इन द नेचर, सम एग्जाम्पल आर द कॉटन एंड सिल्क। अच्छा टाइप्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, जो मैनमेड होते हैं, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सारे होते हैं। रेयन जो होता है सिंथेटिक फाइबर होता है, प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द सिल्क, इसलिए इसे नेचुरल सोर्सेज ऑफ, अब ये कहाँ से निकाला जाता है, नेचुरल सोर्स से निकाला जाता है, वुड पल्प से निकाला जाता है। इसमें क्या होती है, साइनी अपीयरेंस देखने को मिलती है, काफी ज्यादा साइन मारता है, और इसीलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। ये पेपर में पूछा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क बोला किसे जाता है, रेयन को बोला जाता है। नायलॉन भी मेन मेड फाइबर है, कोल, वाटर, एयर से ये बनाया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, इलास्टिक होता है नेचर में, इसलिए इससे क्या बनाया जाता है, ये इतना ज़्यादा मजबूत होता है, ये स्टील से भी मजबूत होता है आपका। तो रोप्स जो होती है ना आपकी, रस्सियाँ होती है, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग में हो गया, सॉक्स के लिए हो गई, स्लीपिंग बैग्स हो गए, कर्टेंस हो गया, टेंट्स हो गए, कार सीट्स हो गई, बेल्ट हो गई, कार सीट बेल्ट्स हो गई, ये सारा नायलॉन से बनती है आपकी। वहीं अगर बात करूँ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करूँ, तो ये भी सिंथेटिक फाइबर है, और ये दो तरीके से होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दो तरीके का होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है आपका, जो आपका मॉड्यूल, जो आपको माउल्ड कर दिया जाता है ना, जब माउल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, एक बार माउल्ड कर दिया तो वो हीट से क्या नहीं होगा, सॉफ्टन नहीं होगा, मतलब अपना शेप नहीं बदलेगा। जबकि इट इज यूज्ड इन द मेकिंग द किचन वेयर, फ्लोर टाइल्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, मैं आगे बता दूंगा अभी आपको, ठीक है ना। अच्छा पीवीसी की बात करें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बोला जाता है, पेपर में पूछा गया था, पेपर में पूछा जाता है कि पीवीसी फुल फॉर्म क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये क्या होता है, ये आसानी से आपका डिफॉर्म्ड हो जाता है, प्लास्टिक होता है। और जो आपके पाइप होते हैं ना, जैसे कई सारे जैसे आपका पानी का जो होता है, पानी का जो क्या होता है, नाली का जो पाइप होता है उससे बनता है, अभी दिखा दूंगा आगे। ये क्या होता है, जब हीट किया जाता है तो मोल्डेड हो जाता है, और ये फिर अपनी शेप ले सकता है, मतलब इसका हीट पे ज़्यादा हीट से इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ यूज टू, देखो मेक करता है पाइप से, कंटेनर्स हो गए वेरियस टाइप ऑफ टॉइस, इससे बनता है। तो ये कैसा होता है, एक थर्मोप्लास्टिक है, पीवीसी भी कैसा है, एक थर्मोप्लास्टिक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये हिंदी में आप लोग पढ़ लेना, ये आंसर मैंने बता दिया। तो ये मोनोमर्स है, मोनोमर्स जो होते हैं वो उसमें डबल बॉन्ड होता है, हमेशा याद रखना क्या होता है आपका, डबल बॉन्ड्स होता है, डबल बॉन्ड्स लगा होता है। हाइड्रोजन जो आपका एटम होता है वो आपका किससे होता है, कनेक्टेड कार्बन से होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपके। और पॉलीमर्स में क्या होता है कि ये सिंगल बॉन्ड में टूट जाता है और n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को रखता है, ठीक है ना। तो मोनोमर से पॉलीमर्स की ये बदलने की क्या आपकी चेन है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये कौन सी अच्छा प्रोसेस क्या बोलते हैं, मोनोमर्स को पॉलीमर्स में बदलने की, ये होता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। कौन सी होती है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है, ये याद कर लेना। अच्छा ये होता है रेयन, देखो ये जो आपके सिल्क जैसे लगते हैं ना कपड़े, ये आपका रेयन फैब्रिक्स है। ये आपका देखो, ये आपका नायलॉन, ये नायलॉन की रस्सी है, ये नायलॉन आपने देखे होंगे धागे, ठीक है ना। अच्छा ये देखो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट्स, ये दो तरीके के मैंने बताए थे। तो ये होते थे कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली, आप इन्हें मेल्ट कर सकते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं, जबकि मेल्ट नहीं होते, वन सेव्ड कैन नॉट बी मेल्टेड, ठीक है ना, मेल्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएगा, तो ये याद कर सकते हैं। अच्छा ये होते हैं आपके क्या, पीवीसी, आपने देखे होंगे पाइप्स वगैरह लगे हुए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, द करेक्ट मैच इज, अब लिखा हुआ है कि सॉल्ट एंड द वाटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस से आपने क्या बनाना है, प्लस बेस से आपने क्या बनाना है, सॉल्ट बनाना है, और किसको रिलीज करना है, आपने वाटर को रिलीज करना है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, उदासीनीकरण। अच्छा लिबरेशन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या, हटना, ऑक्सीजन जब हटती है ना तो उसे बोला जाता है रिडक्शन प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है। अच्छा लिबरेशन ऑफ द एनर्जी, इसे बोला जाता है आपका क्या, इसे बोलता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जब आपकी एनर्जी निकलती है ना बाहर तो उसे एक्सोथर्मिक बोला जाता है। एनर्जी अंदर आती है, अंदर की तरफ आएगी, एंडोथर्मिक बोला जाता है। और हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है ना तो उसे बोला जाता है रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होता है, गलत मत कर देना। यहाँ पे लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, निकलना, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तब ऑक्सीडेशन है, बाहर निकल रहा है तब रिडक्शन है। हाइड्रोजन अगर बाहर निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और अंदर आ रहा है तो रिडक्शन। अभी दिखा देता हूं आपको आगे, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा बनेगा, फर्स्ट का तो कौन सा है, बी, फर्स्ट का बी, इन दोनों में से एक, ठीक है। सेकंड का लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, 2 का सी, ठीक है। 3 का लिबरेशन ऑफ एनर्जी, एक्सोथर्मिक, 3 का डी, तो ये आंसर आपका। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो
केमिकल रिएक्शन जो होती है तो लिखा अ प्रोसेस इन विच वन और मोर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टिंग सब्सटेंसेज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो पहला आपका जो कोई भी सब्सटेंस होगा ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उसका जो रूप होगा वो आकार होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हीट होता है, कलर होता है, अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो जाता है। द एवोल्यूशन ऑफ द गैस में ऑल्सो क्योर्स अ केमिकल रिएक्शन में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अच्छा, रिवर्सिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, नेचुरल। अच्छा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो कंबंशन होती है, डिकम्पोजिशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, पार्टिसिपेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। पर अभी मैंने इनकी बात करी। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ द एन एसिड विद द बेस टू गिव द सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज, अब इसमें देखो मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और सोडियम आपका क्या ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक की बोलूँगा तो H2SO4 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड है दोनों को क्या किया, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या निकल दिया, NaCl निकल दिया, सॉल्ट निकल दिया, सोडियम क्लोराइड, और आपका वाटर बाहर निकल जाता है। तो याद रखना, जब स्ट्रॉन्ग आपका क्या होता है, एसिड बेस से क्या बनता है आपका, सॉल्ट निकलता है और वाटर निकलता है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है, उदासीनीकरण। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करो तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमेशा ऐड होता है ऑक्सीजन और रिमूव होता है हाइड्रोजन, इसलिए बोल रहा हूँ, गलत मत कर देना। ऑक्सीडेशन में हमेशा याद रखना कि प्लस होता है O और माइनस होता है H, बस इतना याद कर लेना। और इसमें क्या होता है कि हमेशा याद रखना कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब हटेगा। इसका एक एग्जांपल है, देखो ऑक्सीडेशन में O आता है तो Mg+O2 Mg2O बना दिया इसने। अच्छा, दूसरा आता है रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड ऑन होता है, और हाइड्रोजन मतलब यार मैं पीछे भी लिख देता हूँ, मॉलिक्यूल भी लिख देता हूँ, O2S2, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड ऑन होता है और ऑक्सीजन क्या होता है आपका मतलब रिड्यूस करता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, याद रखना ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, लॉस मारेगा, और रिडक्शन में हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा। एग्जाम्पल इसमें आपका हाइड्रोजन आ जाता है, H2+F2 ये HF निकाल देता है। एक्सोथर्मिक में क्या होती है, आपकी जो एनर्जी होती है बाहर निकलती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ द रिएक्शन वेयर द हीट एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस इन सिंथेसिस ऑफ द अमोनिया। अगर देखा जाएगा जो रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने बताया था, N2+3H2 ये निकाल देता है 2NH3, ठीक है ना, किसका बना देता है, अमोनिया को बना देता है। और ये रिवर्सिबल भी आपकी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे रिवर्सिबल भी है। तो ये देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो इसमें लॉस करता है क्या, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और O2 क्या होता है आपका, ये एड ऑन होता है, और H2 क्या होता है आपका, तो ये क्या होता है आपका, रिमूव होता है। अच्छा, रिडक्शन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, जुड़ता है, क्या होता है, गेन होता है। और एक चीज़ याद रखना कि मैंने बताया O2 क्या होता है आपका, लॉस मारता है यहाँ पे, और S2 क्या करता है आपका, रिडक्शन में ये क्या कर देता है आपका, एड ऑन होता है। ये जरूर याद रखना, पेपर में पूछा जाता है भाई कई बार। अच्छा, केमिकल और चेंज और फिजिकल चेंज में मैं अंतर बता दूं। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन कंप्लीटली द न्यू प्रोडक्ट। केमिकल में हमेशा एक नया प्रोडक्ट बन जाता है बिल्कुल अलग सा, इसमें कोई अलग सा प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ फिजिकल चेंजेस देखने मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो होता है केमिकल में हीट, कलर और ये चीज़ चेंज हो जाती है, जबकि इसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है केवल। जैसे क्या बन जाएगा आपका, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से आपका गैस, और फिर रिवर्सिबल भी हो जाएगा। कैन नॉट बी रिवर्स इजली, बहुत आसानी से रिवर्सिबल मतलब ये क्या नहीं होता, वापस नहीं आ सकता, लाइक द बर्निंग ऑफ वुड। एक बार आपने जैसे क्या चला दिया, लकड़ी को जला दिया तो केमिकल रिएक्शन है, अब एक बार जल गई तो वो वापस नहीं आएगी। जबकि फिजिकल में क्या होता है, रिवर्सिबल होती है बहुत आसानी से, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, या मैं बोलूँगा बर्फ का किस में बदलना, पानी में बदलना, तो फिर से पानी को बर्फ में बदला जा सकता है, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 99, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड एंड द वाटर। तो बोल रहा है कि लिखा हुआ है बोथ आर इक्वल, वाटर इज मोर विस्कस देन द ब्लड, ब्लड इज मोर विस्कस देन द वाटर, दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अरे ब्लड की जो विस्कसिटी, विस्कॉस फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है। विस्कस क्या होता है, ये पानी के अंदर होता है, इसे बोला जाता है आपका फ्रैक्शन फोर्स ऑफ, फ्रैक्शन मतलब घर्षण बल, फ्रैक्शन फोर्स ऑफ, या इन लिक्विड, जब कभी भी लिक्विड में बात की जाती है ना फ्रैक्शन फोर्स की, घर्षण बल की, तो उसे बोला जाता है आपका। अब जो अगर ऐसे भी समझें, गाढ़ापन, ऐसे याद कर लो बस, गाढ़ापन। अब मुझे बताओ, विस्कोस फोर्स उसकी ज़्यादा होगी जिसका गाढ़ापन ज़्यादा होगा। ब्लड का जो गाढ़ापन होता है वो पानी से काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल से, वाटर की विस्कोसिटी कम होती है, लो विस्कोसिटी होती है। ऑलिव ऑयल थोड़ा कैसा होता है, गाढ़ा होता है, मीडियम विस्कोसिटी होती है। और हनी देखा होगा आपने, जो क्या होता है आपका शहद होता है, उसकी हाई विस्कोसिटी होती है। तो ये आप याद कर लो। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आपका याद रखना, विस्कोसिटी को किस में लिया जाता है, सेंटीपॉइस में लिया जाता है, क्योंकि इसको जो डिस्कवर किया था, सॉरी इसको जो क्या किया था, डिस्कवर किया था जीन लुइस पोएस्ले ने किया था। बात समझ में आ गई। वाटर की जो होती है वो 1.0 के आसपास होती है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में। ब्लड की जो होती है 2.7 के आसपास होती है।
हाँ, तो ये मशीन ऑयल का मैंने बता दिया। और ये देख लीजिए, हनी का काफ़ी ज़्यादा होता है, 200 के आसपास होता है। ग्लिसरीन का 830 होता है। एयर का बहुत ही कम होता है। तो ये याद कर लेना कि विस्कोसिटी आपका क्या होता है, गाढ़ेपन से रिलेटेड होता है। विस्कोसिटी, गाढ़ापन जितना ज़्यादा होगा विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी आपकी। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ आपको। बाकी ये फार्मूला होता है आपका विस्कोसिटी का, पाई डेल्टा पी R⁴ न्यू एल। तो वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड होता है, आर आपका रेडियस ऑफ द वेसल होता है, टी आपका टाइम होता है, जो आपका ये इसे बोला जाता है नीटा, कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी। और डेल्टा पी होता है चेंज ऑफ द प्रेशर, और एल होता है वेसल लेंथ। तो यहाँ से आपके निकाल सकते हैं, इसके क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। ये होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या इसे बोलते हैं पास्कल सेकेंड। और इसकी जो क्या होती है डायमेंशन होता है ml-1 t-1 होता है। तो ये लिखा तरल पदार्थों की चिपचिपाहट तापमान में वृद्धि के साथ कम होती है। ये भी याद रखना कि जैसे जैसे किसी चीज़ को गर्म करते हैं ना, वैसे उसका जो चिपचिपाहटपन होता है, जो विस्कोसिटी होती है, वो कम होने लग जाती है। और गैसों के मामले में, ये तरल पदार्थों की बात कर रहा है, और गैसों के मामले में क्या होती है, बढ़ती है। कंफ्यूज मत हो जाना। तो लिक्विड्स के लिए क्या होता है, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो विस्कोसिटी कम होने लग जाती है, और गैसेस में क्या होनी, बढ़ने लग जाती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द बॉल इज। तो लिखा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ। बिल्कुल सही है। अगर आप ऊपर की तरफ बॉल को फेंकोगे तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगती है ना, तो आपका अपोजिट हो जाता है। डायरेक्शन किसका, मोशन का क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। ये समझ में आ गया। ये देखो आंसर लिखा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हिंदी में लिखा हुआ है कि गति की दिशा की क्या होता है, विपरीत। एक फॉर्मूला होता है आपका F=G। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है m1 m2 अपॉन r²। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। और F कितना होता है, अगर देखा जाएगा धरती के मामले में, तो ये कितना हो जाता है, m×g हो जाता है, और ये g m1 m2 अपॉन r² हो जाता है। यहाँ पे जो m1 होता है ना, जैसे अर्थ के मामले में ये me और me होता है, ये कट जाता है। और g जो होता है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखाता है किससे, r² से। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि पूछता है कि जो आपकी पृथ्वी होती है उसके क्या होता है, तीन क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कहाँ पे, आपका इक्वेटर पे, मतलब भूमध्य रेखा पर, जी का मान क्या होता है। एक पूछा जाता है पोल्स में, कहाँ पे, पोल्स में। और एक पूछा जाता है सेंटर में, जी का मान क्या होता है। तो जैसे मैंने अभी बताया ना कि जो आपका क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखाता है r² से। मतलब अगर रेडियस कम होगी ना तो ग्रेविटेशनल क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन बढ़ने लग जाएगा। रेडियस कहाँ पे कम होता है, पोल्स में। पोल्स में कम होता है तो यहाँ पर जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये याद रखना। मतलब क्या होता है आपका, अधिकतम होता है। इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे क्योंकि आपकी क्या होती है, रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जी आपका क्या हो जाता है, मिनिमम आ जाता है। और सेंटर में तो ये बिल्कुल कैसा होता है, r0 हो जाता है। r0 होने से क्या हो जाता है आपका, ये भी 0 हो जाता है। तो सेंटर में जो g होता है वो कितना हो जाता है आपका, 0। तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है ना। तो ये था आपका लेक्चर, और होप कि आपको पसंद आया होगा। पहला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिटेल से था, तो तब उसमें टाइम लग गया। बाकी क्वेश्चन में तो आपका टाइम नहीं लगा, लगभग आपका 22 मिनट के अंदर ही आपके 9 क्वेश्चन हो गए। तो जो इसका PDF होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी ना, आप कॉमेंट बॉक्स में क्या कर देना, मेरे मैसेज छोड़ देना, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। यूट्यूब में जब भी मैं देखूंगा, यूट्यूब में जो वीडियो का जो भी होगा, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो उसमें क्या कर देना, कमेंट छोड़ देना। जो भी अगर परेशानी होगी उसका मैं समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा। और जो आपका क्या होगा, यूट्यूब में इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं वो आपको मिलती जाए टाइम टू टाइम। फेसबुक पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, लिंक मैं वहाँ पर भी क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।